तो हमने इससे पहले 4 क्वेश्चंस किए हैं चैप्टर के 9 केमिस्ट्री के अंदर, चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में। तो चैप्टर 1 तो क्वेश्चन 1 हमारा था डेफिनेशन थी केमिस्ट्री की, क्वेश्चन 2 में ग्रीक फिलोसफर्स की कंट्रीब्यूशन पढ़ी थी, क्वेश्चन 3 में मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन पढ़ा था 4, और जो पिछली क्लास में क्वेश्चन 4 हमने किया था उसमें मॉडर्न साइंटिस्ट जो थे 8, तो वो उनके कंट्रीब्यूशन हमने पढ़े थे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 आज जो हम डिस्कशन करेंगे बेटा, वो क्या है भाई, दैट इज़ मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। बहुत आसान सवाल है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में केमिस्ट्री की अहमियत बताइए, कि ये जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, जितने सारे बच्चे क्लास में जमा हैं केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, तो इसकी अहमियत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जाहिर सी बात, इतने सारे बच्चे अगर पढ़ने आ रहे हैं और एक टीचर पढ़ा रहे हैं तो कोई फ़ायदा तो होगा, बट रश लगाने की क्लास में ज़रूरत क्या है। यकीनन फ़ायदेमंद चीज़ है, तभी आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तभी किताबें बनी, इसके ऊपर है, सब कुछ है, तो वही इंपॉर्टेंस हमें देखना है, उसकी अहमियत देखनी है, केमिस्ट्री की क्या क्या अहमियत है। यकीनन एक आख इंपॉर्टेंस आप तमाम स्टूडेंट जानते होंगे, जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, 1 से 2 इंपॉर्टेंस तो सभी को पता होगा, लेकिन हम यहाँ पर टोटल 8 इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, 8 अहमियत देख रहे हैं, 8 पॉइंट्स देख रहे हैं जिसमें हमने केमिस्ट्री को किया। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन बुक के अंदर ये टॉपिक है तो उसमें ये सारी लिखे हुए हैं, तो मैंने आपको ये सारे बता देने, ठीक है, ताकि बुक से जो है चीज़ें हैं वो हमें पता लग जाए। इंपॉर्टेंस तो बहुत सारी है, 100 से भी ऊपर फ़ायदे हैं केमिस्ट्री के, 100 से भी ज़्यादा फ़ायदे हैं केमिस्ट्री के, लेकिन हम सिर्फ 8 फ़ायदे आज देखेंगे। 1 घंटे की क्लास का ये मकसद है आज का, ठीक है। तो हमने पहले हेडिंग डाल दी, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री डेली लाइफ, रोज़मर्रा ज़िंदगी में, रोज़ाना की ज़िंदगी में केमिस्ट्री की क्या अहमियत है, तो वो हमने हेडिंग डाल दी। उसके बाद हमने एक पॉइंट क्या लिख दिया फर्स्ट लाइन के, द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ इज़ गिवन एज फॉलोस, मतलब केमिस्ट्री की अहमियत रोज़मर्रा ज़िंदगी में दर्जा झेल है, मुंदरजा झेल है, मतलब नीचे दिया हुआ है, तो ये सारे नीचे दिया हुआ है, तो एज फॉलो का मतलब नीचे मौजूद है। ऐसा लिखा होगा आपने कि ये चीज़ एज फॉलो जब लिखते हैं तो नीचे पूरी लिस्ट आ जाती है किसी भी चीज़ की, ठीक है, मंदरजा झेल, दर्जा झेल है। अब वो क्या क्या है, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, 1 बाय 1 तमाम पॉइंट्स को देखते हैं, कुछ पॉइंट्स अभी बता दूंगा, कुछ नमाज के बाद हम देख लेंगे मगरिब की, ठीक है। तो कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड आर केमिकल प्रोसेसेस। खाना पकाना, खाना खाना और खाने का हाजमा, ये सब का सब केमिकल प्रोसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट कि जो हम खाना पकाते हैं, रोटी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, सालन बनाते हैं, कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं या उसको रोस्ट करते हैं, कोई भी खाना जो आप पकाते हैं, देखें कच्चा चावल अलग होता है, पका हुआ चावल अलग होता है, टेस्ट के लिहाज से भी, हर अंदाज से। आटा अलग होता है और आटे से जो रोटी बन जाती है उसकी कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का हामिल होता है। तो आटे का रोटी बन जाना, कच्चे चावल का पक्के चावल में तब्दील हो जाना, गोश्त का पक जाना, सब्जियों का पक जाना, ये सारा का सारा केमिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से खाना पकता है। जो हम चूल्हे में खाना पकाते हैं, अम्मी या बड़ी बहन या खुद आप अगर खाना पकाते हैं तो असल में आप केमिकल प्रोसेस कर रहे होते हैं उसके अंदर पूरा, वो प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है, हमारे पास खाना तैयार होता है। तो कुकिंग, इसी तरह से ईटिंग, जो खाना आप खाते हैं, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि जब खाना आप चिबाते हैं, कोई भी लुकमा अपने मुंह में डाल के चिबाते हैं तो आपके मुंह में सलाइवा है जिसको लुआब या थूक जिसको हम कहते हैं, वो सलाइवा क्या करता है, सलाइवा के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं जो माउथ में क्या करते हैं, आपके खाने के डाइजेशन में मदद करते हैं, है ना। माउथ में क्या होता है, सलाइवा होता है, फिर वो सलाइवा से माउथ में ही हमारी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। मतलब वो सलाइवा क्या करता है, उसमें चिपचिपा सा एक मटेरियल होता है जो म्यूकस जिसको हम कहते हैं, वो म्यूकस क्या करता है, जो भी आप खाना खाते हैं तो उसको थोड़ा सा गीले टाइप का कर लेता है, चिपचिपा टाइप का कर लेता है, क्योंकि खाना सूखा सूखा होता है, अक्सर रोटी वगैरह सूखा आप खा रहे होते हैं, तो आपके जो सलाइवा है ना वो उसको चिपचिपा कर देता है, ताकि जब आप घोंटें तो घोटने पर आपके गले में फंसे नहीं वो, बल्कि फंसने के बजाय बिल्कुल इस तरह से फ़ौरन से स्लिप करते हुए आपके मैदे में, स्टमक में चला जाए। तो खाने का जो प्रोसेस है वो भी केमिकल प्रोसेस है। इसी तरह से डाइजेशन, खाना जब आपके पेट में चला गया, आपके स्टमक, आपके मैदे में चला गया, तो मैदे के अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में, उसको हज़म करने में मदद देते हैं, तभी खाना आपका हज़म हो जाता है और फिर आप और से एनर्जी आपको मिलती है जिससे आप दौड़ते हैं, भागते हैं, रोज़मर्रा के काम करते हैं। तो सबसे पहला केमिस्ट्री का ये इंपॉर्टेंस है कि केमिस्ट्री आपके खाना पकाने में, खाना खाने में, उसको हज़म करने में, हर जगह पर इन्वॉल्व होती है। बायोलॉजी के अंदर बहुत डिटेल में उसको स्टडी करेंगे, डाइजेशन का प्रोसेस, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो कंप्यूटर वाले तो नहीं पढ़ेंगे बट बायो वाले पढ़ लेंगे, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट है, सीमेंट इज मेड बाय केमिकल प्रोसेस टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आ गया, क्लियर है, बिल्कुल आसान हो गया। सेकंड पॉइंट अब समझते हैं, 1 बाय 1 किसी भी पॉइंट में मसला आप पूछ सकते हैं, लेकिन पॉइंट कंप्लीट करने के बाद आप सवाल कर सकते हैं।
पॉइंट के बीच में नहीं करना, वरना फिर वो अच्छी बात नहीं होती। सीमेंट इज मेड बाय केमिकल प्रोसेस टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। हाँ बेटा देखो, सीमेंट उर्दू में भी सीमेंट बोलते हैं। सीमेंट आपने देखा होगा, फैल्कन, दादा भाई, अलग अलग कंपनी का सीमेंट होता है। सीमेंट देखा होगा आपने, डार्क ग्रे कलर का होता है। तो सीमेंट क्या है? सीमेंट भी एक केमिकल होता है जो केमिकल इंडस्ट्रीज में बन रहा होता है। सीमेंट की फैक्ट्री होती है मंगोपीर पे और अलग जगहों पर आपको मिलेगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है सीमेंट की, जहाँ सीमेंट तैयार होता है केमिकल प्रोसेस के थ्रू। और इस सीमेंट से क्या करते हैं, तमाम बच्चे जानते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। कंस्ट्रक्शन मतलब के तामीर करते हैं घर की, घर बनाते हैं। सीमेंट नहीं होगा तो घर भी नहीं बन पाएगा। या आरसीसी में जो ढलाई होती है, सब चीज़ें आपको सीमेंट से होती हैं। सीमेंट नहीं होगा तो ना दीवार खड़ी होगी, ना ही आपका बुनियाद खड़ा होगा, ना ही आपकी छत बन पाएगी, ना आरसीसी, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो सीमेंट एक केमिकल प्रोसेस से तैयार होता है। अगर केमिस्ट्री नहीं होती तो सीमेंट भी नहीं होता। जैसे पुराने ज़माने में लोग कैसे पत्थर के घर बनाते थे, पत्थर पे पत्थर रख के, आज भी देखा होगा अपने पहाड़ी इलाकों में वैसे बना होता है। बट उसमें ना पायदारी होती है, ना मजबूती होती है, और ना उसे बहुत बड़ा घर आप बना सकते हैं। छोटा छोटा घर होता है पत्थर का बना हुआ, आपने देखा होगा। लेकिन आज जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार होती है वो सीमेंट की मदद से होती है ना भाई। तो सीमेंट क्या है? केमिकल प्रोसेस से तैयार होता है, पूरा प्रोसेस है। सीमेंट कंपनी होती है, वहाँ केमिस्ट्री के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सीमेंट के बारे में बता रहा था कि सीमेंट जो होता है केमिकल होता है, केमिकल प्रोसेस से तैयार होता है सीमेंट। वो कैसे होता है वो आगे क्लासों में आप पढ़ोगे, अभी डिटेल में नहीं जा रहा कि सीमेंट किस किस चीज़ से बनता है, बट मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेस से तैयार हो रहा होता है। और उस सीमेंट से हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। बहुत सारे लाइम स्टोन होता है, जिप्सम होता है, सिलिका होता है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं जिसकी मदद से वो बन रहा होता है। लेकिन अभी इतनी मोटी मोटी बातें आपको समझ के फ़ायदा नहीं है, फिर आपको समझ में आएगा भी नहीं। तो कभी तो केमिस्ट्री स्टार्ट की है, हफ्ता 2 हफ्ता हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके सीखेंगे हर चीज़ को। उसके बाद सेकंड पॉइंट समझ में आ गया सबको, सीमेंट बनता है केमिस्ट्री से। तीसरा पॉइंट, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर केमिकल यूज फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग पर्पस। अब हमारे घर पे और भी चीज़ें हैं, जैसे सोप है, साबुन उर्दू में कहा जाता है, डिटर्जेंट जिसको आप लोग सर्फ भी बोलते हैं। सोप और डिटर्जेंट, साबुन और सर्फ जो होता है ये भी केमिकल होता है, ये भी केमिकल ही है। ये भी केमिकल इंडस्ट्री में मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेस से तैयार होता है। और ये साबुन और सर्फ से होता है क्या है, वॉशिंग एंड क्लीनिंग पर्पस, धुलाई और सफाई में काम आता है। साबुन है, हाथ पाँव धोते हैं, मुंह धोते हैं, गुस्ल करते हैं। इसी तरह से सर्फ है, या साबुन से हम लोग जो है वो कपड़े भी धोते हैं, या साबुन से हम लोग जो है वो बर्तन भी धोया जाता है साबुन से। इसी तरह सर्फ होता है, एरियल, सर्फ एक्सेल, बहुत सारे किस्म के। और जो सर्फ होता है उससे ज़्यादातर कपड़ों की धुलाई होती है, फर्श वगैरह, टाइल मार्बल, ये सब साफ़ कर सकते हैं। तो सफाई धुलाई का सारा काम साबुन और सर्फ से होता है। और साबुन सर्फ क्या है ये आपका केमिकल है जो केमिकल प्रोसेस से तैयार होता है। बस समझ आ रही सबको? कोई मसला? ये थर्ड पॉइंट भी बड़ा आसान है। अभी तक सारे तीनों पॉइंट बड़े आसान से आ रहे हैं। अगला है फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स यूज इन एग्रीकल्चर। फर्टिलाइजर के बारे में है। अब फर्टिलाइजर किसे कहा जाता है? आम लफ्जों में खाद कह लो, खाद कह लो। अच्छा, फर्टिलाइजर हमारे पास जो है ना वो 2 तरह का होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो फर्टिलाइजर खाद को कहा जाता है, जिसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? आर केमिकल्स यूज इन एग्रीकल्चर टू एनरिच द सॉइल। ठीक है। अच्छा, फर्टिलाइजर जो हमारे पास होता है, फर्टिलाइजर 2 तरह का होता है। एक हमारे पास कहलाता है नेचुरल फर्टिलाइजर और एक कहलाता है आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फर्टिलाइजर। नेचुरल फर्टिलाइजर क्या होता है? कुदरती खाद, जिसको बनाया नहीं जाता है, जो कुदरती तौर पर मौजूद होता है। जैसे गाय वगैरह का डाइजेस्टिव वेस्ट, गाय भैंस जो होती है उसका जो फजला होता है, उसका जो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है, उसको भी इस्तेमाल कर सकता है गमले में, देखा होगा अक्सर, उससे भी पौधा उगता है। ये नेचुरल फर्टिलाइजर है, अल्लाह का बनाया हुआ, जो गाय या भैंस पैदा करती है, उनका जो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही इस्तेमाल हो, उससे बहुत अच्छा फर्टिलाइजर आज साइंस ने बना कर दिया है, केमिस्ट्री ने। देखा होगा बोरी में जो पैक होकर आता है, सफ़ेद रंग के पाउडर जैसा, दाने दाने जैसा होता है, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र, यूरिया वगैरह जैसे कि हमारे पास होता है। तो वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र को कंपनी में मुख्तलिफ प्रोसेस से तैयार किया जाता है। और उससे क्या होता है, हम लोग एग्रीकल्चर मतलब खेती बड़ी ज़राअत में इस्तेमाल करते हैं, फसल उगाने के लिए, अनाज उगाने के लिए, सब्जियां उगाने के लिए, फल उगाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तमाम गांव देहात के अंदर बहुत इस्तेमाल है फर्टिलाइज़र का। तो बड़ी बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनीज़ होती हैं, एंग्रो फर्टिलाइज़र, फौजी फर्टिलाइज़र, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी है। पाकिस्तान के एंग्रो का नाम सुना होगा आपने। तो ये सब क्या करते हैं? फर्टिलाइज़र बनाती हैं। वहाँ पूरा केमिस्ट्री चल रहा होता है उस कंपनी के अंदर, पूरे केमिस्ट्री का काम उसके अंदर है। तो अगर वो नहीं हो तो जाहिर सी बात है खाद नहीं आएगा, खाद नहीं आएगा तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी, ना खाने के लिए रोटी मिलेगा, ना चावल मिलेगा, ना सब्ज़ी, ना फल मिलेगा। तो केमिस्ट्री का इस्तेमाल आ गया, इंपॉर्टेंस आ गई।
मतलब सुन देखने में कैसा बोरिंग सा सब्जेक्ट लगता है और कितना बेकार सा सब्जेक्ट लगता है केमिस्ट्री, लेकिन जब इसकी इंपॉर्टेंस पे आती तो लगता है यार ये नहीं तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, अगर केमिस्ट्री नहीं हो तो फिर हम तो पत्थर के दौर में वापस चले जाएंगे। तो सिर्फ हर फील्ड की अपनी इंपॉर्टेंस है, ये नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस है, सिर्फ बायोलॉजी की है, हर फील्ड की हर सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है ना भाई। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर साइंस से तैयार नहीं हो सकती, इनके लिए केमिस्ट्री चाहिए। भले दौर कंप्यूटर का चल रहा है लेकिन केमिस्ट्री की बिना ये सब नहीं हो सकता, इनमें केमिस्ट्री ही रिक्वायर है आपको, है ना भाई। ये कह देना कि एक ही फील्ड का काम है बाकी फील्ड बेकार हो गई, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे लोग अक्सर कहते हैं वो सुनाई देता है कि ये बेकार है ये बेकार है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर केमिकल्स यूज फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग पर्पस हो गया। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स यूज इन एग्रीकल्चर। फर्टिलाइजर वो केमिकल होता है जो खेती बाड़ी में ज़राअत के अंदर इस्तेमाल करते हैं अनाज फसलों को उगाने के लिए, ताकि जो सॉइल है हमारा वो अनरिच हो जाए। क्योंकि सॉइल जो है ना एग्रीकल्चर, थोड़ा सा और अगर मैं आपको बता दूं कि जो सॉइल होता है ना मिट्टी, अब सॉइल हमारे पास दो तरह की है, एक हम लोग सॉइल कहते हैं फर्टाइल, एक सॉइल होती है फर्टाइल। फर्टाइल मतलब जरखेज़ मिट्टी, जिसमें क्या होता है पेड़ पौधे उग सकते हैं। जैसे पंजाब की जो सरजमीन है उसकी फर्टाइल सॉइल है, सिंध की इंटीरियर सिंध की भी जो सरजमीन है वो फर्टाइल है, उसमें तुम दाना फेंकोगे और क्या होगा पेड़ पौधा उग जाएगा। से दाना फेंक दो आप और देखोगे बाजरा फेंक दिया और पेड़ पौधा उग गया, उसको कहते हैं फर्टाइल लैंड, जरखेज़ ज़मीन। और एक हमारे पास होती है इसी का अपोजिट होता है स्टेराइल लैंड। स्टेराइल को उर्दू में कहा जाता है बंजर सरजमीन, जैसे रेगिस्तानों में होती है, जैसे बलूचिस्तान की सरजमीन। अब बलूचिस्तान आप जाएंगे वहाँ बिल्कुल मैदानी मैदान होगा रेगिस्तान जैसा, तो वहाँ आप जितना भी बीज फेंक दें पौधा नहीं उगेगा, वो स्टेराइल लैंड है। तो स्टेराइल लैंड को फर्टाइल बनाने के लिए क्या करते हैं एग्रीकल्चर, मतलब उसमें हम लोग जो है वो एग्रीकल्चर करने के लिए फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ताकि उनको भी सरसब्ज किया जा सके। जैसे कि सऊदी अरब जो था, सऊदी अरब के बारे में अगर आपने सुना तो सऊदी अरब रेगिस्तानी कंट्री है, सिर्फ रेगिस्तान है सऊदी अरब के अंदर, और उसमें वो सारे खाने पीने की चीज़ें क्या करता था बाहर से इम्पोर्ट करता था, मतलब बाहर से मंगवाता था। जो सी बात है उसके पास ज़मीन ही सारी की सारी स्टेराइल थी। लेकिन जब केमिस्ट्री ने फर्टिलाइज़र का ईजाद लोगों को सिखाया तो अब सऊदी अरब के अंदर भी क्या हो रहा है ज़मीनों को काश्त किया जा रहा है, और रेगिस्तानी सरजमीनों पर भी क्या हो रहा है वहाँ पर मुख्तलिफ प्रोसेस से फसलें उगाई जा रही हैं। अब अपना खाना आप खुद बना पा रहे हैं, जो चावल है या गंदुम है या अनाज या फल फ्रूट सब कुछ। तो ये फ़ायदा होता है कि बंजर ज़मीनों को सरसब्ज कर देता है ये, और फर्टिलाइज़र जो केमिस्ट्री की बदौलत मुमकिन है क्योंकि ये केमिकल्स जो केमिस्ट्री से बनते हैं। अगर पढ़ेंगे बहुत सारे फर्टिलाइज़र, यूरिया होता है, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम फॉस्फेट, कई तरह के हैं, वो तो मतलब एक पूरी फील्ड इसके ऊपर है। मतलब जो एक इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ इनके ऊपर पूरी एक फील्ड है, पूरी एक इंडस्ट्री लगी हुई है, पूरी कंपनी है, हज़ारों के लोग उसमें काम कर रहे हैं। कहने को छोटा सा पॉइंट है, छोटा मुँह बड़ी बात हम कहते हैं ना, वो वाली बात है। कहने में कितने आराम से हम बोल के निकलते हैं, लेकिन जब देखते हैं तो बहुत मिलियन डॉलर एक इंडस्ट्री हमें दिखती है फर्टिलाइज़र की और इन तमाम चीज़ों की, है ना भाई। ये नहीं कि एक बच्चे का काम है कि हम उठ के खड़े होकर फर्टिलाइज़र बना देंगे, पूरी कंपनीज लग रही हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये तो चौथा पॉइंट समझ में आ गया सबको। ये फोर्थ पॉइंट, दैट्स सो इजी, ठीक है। तो चौथे पॉइंट तो क्या बात है, पाँचवें पॉइंट पे आते हैं। ये सारे तो आसान ही पॉइंट थे शुरू के चार। पाँचवा पॉइंट है क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर। ये बात मैंने इससे पहले भी आपको बताई थी, पिछली क्लास में जब आए थे तो हमने पढ़ा था कि भाई क्लोरीन गैस के बारे में पढ़ा था, क्लोरीन गैस के बारे में। और मैंने बताया था कि क्लोरीन गैस को डिस्कवर करने वाले एक साइंटिस्ट का नाम मैंने आपको बताया था, शील का नाम मैंने आपको बताया था। शील बोला था कि शील जो है वो जर्मन केमिस्ट था, और शील ने क्या किया था क्लोरीन गैस बनाया था सबसे पहले, जिसका सिंबल मैंने आपको बताया था Cl2 होता है क्लोरीन गैस का, Cl2 या सिर्फ Cl भी बोलते हैं बच्चे उसको। क्लोरीन ये एक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है ये, ठीक है। वो क्लोरीन कहलाता है। और क्लोरीन का इस्तेमाल मैंने आपको बताया था कि उसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था पानी को में डाला जाता है, इसको पानी में डाला जाता है, पानी पीने का जो पानी होता है उसमें डाला जाता है। लाइन का जो पानी आपके पास आता है उसमें अलग से स्मेल आती है, मीठे पानी की स्मेल जिसको हम कहते हैं, और वो जो स्मेल आती है वो इसी गैस की वजह से आती है, क्लोरीन गैस की वजह से। तो क्लोरीन गैस क्यों यूज़ किया जाता है, फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर के स्टेरिलाइजेशन के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ना व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है जरासीम को मारने का अमल, जरासीम को मारना, ये कहलाता है स्टेरिलाइजेशन, जरासीम को मारने का अमल। क्योंकि आपको पता है जब पानी आता है ना तो पानी अपने साथ बहुत सारे जरासीम लेकर आता है। पानी जो आता है ना, पानी जो आपके घरों पे पानी आ रहा है वो पानी बिल्कुल प्योर नहीं है, पानी के अंदर बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस से मुराद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं। जब तक अगर वो आपकी बॉडी में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे, तरह तरह के वाटरबोर्न डिजीज़ का शिकार हो जाएंगे, जैसे टाइफॉइड है, कोलेरा है, और डायसेंट्री है, डायरिया है,
बहुत किस्म की बीमारियां हैं जो आपको गंदे पानी पीने से हो सकती हैं, गैस्ट्रो है, काफ़ी सारी बीमारियां हैं। अब इन बीमारियों से बचने के लिए क्या किया जाता है, जो वाटर सप्लाई की जाती है, वाटर पंपिंग स्टेशन से जो वाटर सप्लाई किया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है भाई, उसमें क्लोरीन गैस को ऐड कर दिया जाता है। वाटर पंपिंग स्टेशन जहाँ पर भी है ना, आप देखेंगे जैसे आपका चिशीनगर वालों का अलहरा पंपिंग स्टेशन, अलहरा स्कूल के बिल्कुल सामने अलहरा पंपिंग स्टेशन कहलाता है। इसी तरह जो एल ब्लॉक से आ रहा है उनका साबरी चौक पे पंपिंग स्टेशन है, साबरी चौक से पूरा वो पंपिंग होकर आ रहा होता है इधर तरफ, ठीक है। तो आपने देखा होगा वहाँ साबरी चौक पे बिल्कुल बड़ा सा एक बना हुआ है, उसके अंदर कमरे जैसा और उसके अंदर पूरी पंपिंग है। तो वहीं पर क्या होता है, उसके अंदर क्लोरीन गैस को ऐड किया जाता है। अगर कभी अंदर विजिट करें आप पंपिंग स्टेशन में, तो उस पर क्या होता है, क्लोरीन गैस जब ऐड होती है तो क्लोरीन गैस के ऐड होने से क्या होता है कि उसमें जो भी जरासीम होते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं उनको मार दिया जाता है, और फिर उसके बाद वो आपके घरों पे सप्लाई किया जाता है। इनकेस अगर सप्लाई हो रहा है, अदरवाइज़ तो हम देखते हैं आजकल कराची में ज़्यादातर टैंकर माफिया का ही राज है। अच्छा, टैंकर माफिया का ही राज है, चूँकि वो आपको पता है ज़्यादातर, जैसे यहाँ हम जो खड़े हुए जे ब्लॉक डी ब्लॉक, यहाँ तो पानी वानी नहीं आता, ठीक है, एक अरसे से नहीं आया। तो कहने का मकसद है, लेकिन हाँ जो पानी आता है टैंकर से पानी आता है, टैंकर भी पानी भी हाइड्रेंट से ही लेकर आ रहा होता है। नॉर्मल पानी जो आपके घर पे किसी घर पे पानी आ रहा है, तो वही पानी टैंकर में भी डल रहा होता है हाइड्रेंट के थ्रू। हाइड्रेंट सुना हो, क्रश प्लांट जिसको हम कहते हैं, जैसे गुलशन बिहार में जर्मन ग्राउंड के पास हमारा है औरंगी टाउन का, तो वहाँ हाइड्रेंट से पानी आ रहा होता है। तो वो जहाँ जिन जिन जगहों पर लाइन से पानी नहीं आता वहाँ टैंकर पहुँचा रहा होता है, उसके चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं, ठीक है, वो महंगा पड़ जाता है लोगों को, ज़ाहिर सी बात है। चाहता तो कोई नहीं है, लेकिन क्या करें, अब वाटर मैनेजमेंट का मसला है, उसके अंदर बहुत सारी करप्शन वगैरह बहुत कुछ है, जिस पर हम रिकॉर्डिंग चल रही है बात नहीं कर सकते, तो वरना मसला हो जाता है, क्योंकि हज़ारों बच्चे देखते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि लाइक, तो क्लोरीन गैस इज़ यूज्ड फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर, पानी की स्टरलाइजेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, वाटर के स्टरलाइजेशन के लिए, मतलब पानी को साफ़ करने के लिए, पानी से जरासीम को मार देने के लिए, तो वो क्लोरीन गैस है जिसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है। तो ये हमारे पास 5वां पॉइंट था, क्लोरीन गैस के इस्तेमाल क्या हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? ओके, तो अभी ये 5 पॉइंट है, नमाज करके बाद फिर आगे फिर और हम लोग करते हैं बाकी के जो 3 पॉइंट हैं, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, तो हमने पहले ही 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया। सबसे पहले इंपॉर्टेंस हम पढ़ रहे हैं आज, केमिस्ट्री की अहमियत पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया जो खाते हैं, जो आप पकाते हैं और जो आप हज़म करते हैं, ये सारा केमिकल प्रोसेस है। दूसरा मैंने आपको बताया सीमेंट केमिकल प्रोसेस से तैयार होता है जिसको घर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा मैंने बताया साबुन, सरफ, ये सब भी केमिकल्स होते हैं जो केमिकल प्रोसेस से तैयार होते हैं, इससे हम लोग धुलाई और सफाई के काम लेते हैं। फर्टिलाइज़र जो होता है, खाद वगैरह, उससे हम लोग फसल उगाते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, उसको उगाने में मदद करता है। स्टेराइल लैंड को वो फर्टाइल बनाता है। अगला फिर मैंने 5वां आपको बताया क्लोरीन गैस, ये ख़ास किस्म की गैस है क्लोरीन गैस, जिसका काम पानी को साफ़ करना है, पानी से जरासीम को मारना है। पानी में जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको ये किल करता है, ताकि जो इंसान पानी पिए वो वाटर बॉर्न डिजीज़ का शिकार ना हो जाए, गंदे पानी से होने वाली बीमारियों का शिकार ना हो जाए। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, पूरी दुनिया में कहीं पर भी वाटर सप्लाई करना होता है तो उसमें क्लोरीन गैस को ऐड करती है। इसके अलावा भी जैसे स्विमिंग पूल्स वगैरह में आपने देखा होगा कि स्विमिंग पूल जो होता है वाटर पार्क में या फार्म हाउस वगैरह में, तो उसमें भी क्या होता है, क्लोरीन गैस को डाला जाता है, क्लोरीन ऐड किया जाता है। आप पूछेंगे क्या डाल लें, तो बोलेंगे क्लोरीन डाल लें। पूछोगे क्यों डाल लेंगे, तो वो बता रहे हैं कि जरासीम मारता है, ये पानी को साफ़ करता है। ये तो पानी को साफ़ करने वाला केमिकल बोलते हैं उसको वाटर पार्क वगैरह में, तो वो क्लोरीन होता है, उसकी स्मेल होती है अलग सी चुभने वाली, वो क्लोरीन टाइप स्मेल कहलाती है वो। इसलिए स्विमिंग पूल वगैरह से भी अलग किस्म की स्मेल आ रही होती है उसके पानी से, जो मीठे पानी की स्मेल होती है, ठीक है। ये सब यहाँ तक 5 पॉइंट्स हो गई, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। कुछ मसला क्लियर है यहाँ तक बात? ओके, पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, पेट्रोलियम इज रिफाइंड विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री टू प्रोड्यूस गैसोलीन। छठी इंपॉर्टेंस क्या है भाई कि पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है। रिफाइन मतलब होता है साफ करना। पेट्रोलियम को साफ किया जाता है केमिस्ट्री की मदद से, ताकि हम उससे गैसोलीन बना सकें या पेट्रोल बना सकें, ठीक है। तो पेट्रोलियम किसे कहा जाता है, जरा एक चीज समझिए, जरा देखो, एक चीज वर्ड होता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो हमारे पास है, तो ये एक ब्लैक कलर का गाढ़ा सा लिक्विड होता है जो ज़मीन के अंदर से निकलता है। दुनिया के कई मकामात है ज़मीन में गढ़ा करते हैं, काफ़ी गहराई में जाते हैं, तो ब्लैक कलर का, काले रंग का एक लिक्विड निकल रहा होता है, गाढ़ा सा डार्क ब्राउन कलर का होता है, लगभग काला ही समझ लो, उसको पेट्रोलियम कहा जाता है। जो आप में से चंद एक बच्चों ने शायद देखा होगा, क्या पता किसी ने ना देखा हो, टीवी में देखा होगा, तस्वीरों में देखा होगा, रियल में शायद किसी ने पेट्रोलियम ना देखा हो।
ठीक है, क्योंकि पेट्रोलियम कोई काम नहीं होता है, पेट्रोलियम का कोई काम नहीं है दुनिया में। पेट्रोलियम एक बेकार चीज़ है जो ज़मीन के अंदर से निकलती है। लेकिन ये जो पेट्रोलियम है ये अपने अंदर एक ख़जाना समोए होता है मुख्तलिफ़ केमिकल्स का। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इसी पेट्रोलियम के अंदर पेट्रोल होता है, कैरोसिन होता है, डीजल होता है, CNG होता है, LPG होता है। ये सारी चीज़ें इसी पेट्रोलियम के अंदर से निकलती है। सुना होगा आपने कभी। 500 से ज़्यादा चीज़ें पेट्रोलियम के अंदर मौजूद होती हैं। अब उन 500 तरह की चीज़ों को अलग कैसे किया जाता है, साफ़ कैसे किया जाता है, इसका पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसको हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसको हम कहते हैं। तो जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं पेट्रोलियम की, उससे क्या होता है, पेट्रोलियम के तमाम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। पेट्रोलियम से 500 तरह की चीज़ें निकलती हैं, लेकिन पेट्रोलियम से जो सबसे अहम चीज़ निकलती है हमारे पास है, उसको हम कहते हैं, उसको अमेरिका में बोला जाता है, अमेरिकन उसको कहते हैं गैसोलीन, और ब्रिटिश UK वाले उसको कहते हैं पेट्रोल। तो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, इंग्लिश के टीचर ने आपको बताया होगा कि 2 तरह की इंग्लिश दुनिया में बोली जाती है, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन। दोनों के वोकैबुलरी में भी डिफरेंस होता है। जो बाइक में जो फ्यूल डलता है, बाइक में जो फ्यूल डलता है उसको अमेरिका में गैसोलीन बोला जाता है, और UK में ब्रिटिश उसको कहते हैं पेट्रोल। हम लोग ज़्यादातर चूंकि ब्रिटिश इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं इसलिए हम लोग पेट्रोल बोलते हैं, और अमेरिका में अमेरिकन इंग्लिश यूज़ होती है, वो लोग गैसोलीन कहते हैं। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल देता हूँ, जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज ब्रिटिश की हैं उनमें पेट्रोल लिखा होता है। जैसे शेल का जो पंप होता है पीला वाला, येलो वाला, शेल के पंप में जाओगे वहाँ पर लिखा होता है पेट्रोल इतने रुपए लीटर, पेट्रोल लिखा होता है उसमें। शेल का जो पंप आपका, जैसे बोर्ड ऑफिस पर शेल पंप है, यहाँ पर आपका भी नया इस्लाम चौक पे भी आगे जाकर नया पंप बना है, वहाँ पेट्रोल लिखा होता है। ये आपके 4 नंबर पे है पंप, हो शेल पंप जिसको कहलाता है, वो ब्रिटिश का UK का है, तो उसमें पेट्रोल लिखा होता है। इसी तरह से अगर आप इस्लाम चौक पर जो नया पंप खुला है, बाइको का जो पंप खुला है, बाइको हरे रंग का जो होता है, आप उस पर गैसोलीन लिखा होता है, कभी देखना बड़ा सा डीजल, उसके ऊपर लिखा होगा गैसोलीन। अब आप लोग ये क्या चीज़ दे रहा है, पता लगा पेट्रोल का रेट लिखा हुआ गैसोलीन के नाम से, क्योंकि वो अमेरिकन कंपनी है बाइको, जो बॉसिकॉर पहले उसका नाम था, तो वो इसलिए उसमें गैसोलीन लिखा होता है। और जबकि ब्रिटिश कंपनी शेल है तो उसमें पेट्रोल लिखा होता है। तो साबित हुआ कि शेल और पेट्रोल गैसोलीन और पेट्रोल एक ही चीज़ है, सिर्फ ब्रिटिश और अमेरिकन का डिफरेंस है। सही है? तो आप दोनों में से कोई चीज़ बोल सकते हो, दोनों सही है। लेकिन पेट्रोलियम एक अलग चीज़ है। पेट्रोलियम से पेट्रोल निकलता है, पेट्रोलियम को साफ किया जाता है तो वह पेट्रोल बनता है। बाइक में पेट्रोलियम नहीं डालते हैं आप, पेट्रोल डालते हैं, जो असल में एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो पेट्रोलियम से पेट्रोल कैसे निकाला जाता है यह पूरा केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। अगर केमिस्ट्री नहीं होती तो बाइक दुनिया में, जो पेट्रोल से चलने वाले बाइक दुनिया में चल ही नहीं पाती, क्योंकि पेट्रोल आ ही नहीं पाता। फिर वो बैटरी वाली जो है वो लोग कहते हैं सर बैटरी वाली चलती है, फिर बैटरी भी केमिस्ट्री से ही बनती है। वो अगर से मैंने लिखा नहीं यहाँ पर बैटरी भी केमिस्ट्री बनाती है, वो भी केमिकल्स ही हैं। तो बात खत्म हो गई, उसका मतलब दोनों ही चीज़ खत्म हो गई। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, ये समझ में आगे सबको छठा पॉइंट, 7वां पॉइंट, मेडिसिन आर आल्सो मेड बाय केमिकल प्रोसेस इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ये भी मैंने आपको बताया था इब्ने सीना के जब कंट्रीब्यूशन मैं आपको बता रहा था, इब्ने सीना की कंट्रीब्यूशन मुस्लिम साइंटिस्ट की, तो मैंने बताया था कि उन्होंने एक फील्ड बनाई थी केमिस्ट्री की जिसको मेडिसिनल केमिस्ट्री कहा जाता है। मेडिसिनल केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो मेडिसिनल केमिस्ट्री हम किसे कहते हैं? जिसमें मेडिसिन बनाए जाते हैं। अब जो भी दवाइयाँ आपको मिलती हैं मेडिकल स्टोर के अंदर, हजारों लाखों दवाइयाँ मेडिकल स्टोर के अंदर पाई जाती हैं। मेडिकल स्टोर में जितनी भी दवाई है वो सब के सब केमिकल है, वो सब का सब केमिकल से मिलकर बना है। और जिस कंपनी में बनता है उसको फार्मास्यूटिकल कंपनी बोलते हैं। बहुत बड़ा नाम है फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो शॉर्ट में बोलते हैं फार्मा कंपनी, कि फलाना आदमी फार्मा कंपनी में जॉब करता है। फार्मा मतलब पूरा है फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो इतना लंबा कौन बोलेगा, तो फार्मा बोलते हैं डायरेक्टली। तो फार्मा कंपनी क्या, जहाँ मेडिसिन बनते हैं, जहाँ दवाइयाँ बनती हैं, तो दवाई बनाने में केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है। अब वो केमिकल्स केमिस्ट्री से ही बनते हैं। बात समझ में आ गई? तो अगर केमिस्ट्री नहीं होती तो मेडिकल स्टोर में एक दवाई नहीं होती। जो दवाई आप पैनाडोल वगैरह वॉटेवर जो भी दवाई लेते हैं वो केमिस्ट्री की वजह से ही है। ठीक है, क्लियर है? वो मसला ठीक है, ओके। ये हमारे पास 7वां पॉइंट है। कुछ पूछना है किसी को? समझ में आ गया? लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, 8वां पॉइंट, ये आखिरी पॉइंट है कि क्लोरीन गैस कैन आल्सो, अच्छा
क्लोरीन गैस के ना दो इस्तेमालात मैंने आपको इसके अंदर जो है वो लिखाए हैं। एक तो क्लोरीन गैस के इस्तेमाल यहां पर है बेटा, पॉइंट नंबर 5 पर, कि क्लोरीन गैस को हम लोग पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पानी से जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन गैस के और भी इस्तेमालात हैं, जैसे कि एक इस्तेमाल क्या है कि क्लोरीन गैस कैन आल्सो बी यूज्ड टू सिंथेसाइज पीवीसी। क्लोरीन गैस को इस्तेमाल किया जा सकता है, सिंथेसाइज का मतलब होता है, ये सिंथेसाइज लिखा हुआ है, सिंथेसाइज मतलब तैयार करना, बनाना। हम केमिस्ट्री गैस की मदद से तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं क्या, ये मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा, पीवीसी। अगर किसी ने नहीं सुना ये वर्ड तो मैं बता दूं कि पीवीसी असल में एक एब्रीविएशन, एक शॉर्ट फॉर्म है, एक शॉर्ट फॉर्म है पीवीसी। किस चीज का? P4 होता है पॉली, V4 होता है विनाइल, और C4 क्या होता है भाई? क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉली विनाइल क्लोराइड को हम लोग शॉर्ट में पीवीसी कहते हैं। अब चलिए पीवीसी क्या है, ये पॉली विनाइल क्लोराइड क्या चीज होती है? तो बेटा ये क्या असल में एक किस्म का प्लास्टिक होता है। पीवीसी प्लास्टिक कई तरह के हैं, एक प्लास्टिक जिसको पीवीसी प्लास्टिक कहते हैं, सबसे फेमस प्लास्टिक है ये। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? बाय विच पाइप्स आर मेड, जिससे हम लोग पाइप्स बनाते हैं। आपने सुना होगा पीवीसी पाइप के बारे में। पुराने ज़माने में तो क्या होता था, जब घर बनाते थे तो लोहे का पाइप डाला करते थे, लेकिन आज के जदीद ज़माने में प्लास्टिक इंडस्ट्री बहुत उरूज पा चुकी है। तो जब घर बनता है, किसी का नया घर बनाया जाता है, तो चाहे पानी की लाइन हो, चाहे सीवरेज का लाइन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक वायरिंग का लाइन हो, सब का सब पीवीसी पर डलता है, प्लास्टिक पे, वाइट कलर का प्लास्टिक होता है। अलग अलग कंपनी से, पाकर अब हो गया, नवाब हो गया, स्टीलेक्स हो गया, ये सब कंपनियां सुना होगा नाम आपने, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये, जो क्या बनाती हैं? प्लास्टिक पाइप्स बनाती हैं, जिसकी मदद से हम लोग घर बनाते हैं अपना। तो प्लास्टिक की जो पाइप होती है, जो पीवीसी पाइप होती है, वो क्लोरीन से ही बनता है, तभी तो उसको कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखो क्लोरीन का वर्ड आ रहा है, क्लोराइड, पीवीसी कहा जाता है। तो क्लोरीन गैस की मदद से ना सिर्फ पानी साफ किया जाता है, बल्कि इसी गैस से पीवीसी प्लास्टिक बनाई जाती है। वो पीवीसी प्लास्टिक क्या होती है? उससे हम लोग पाइप्स बनाते हैं। वो पाइप्स, जो पाइप्स होते हैं, वो जिन पाइप से हम लोग सीवरेज का पाइप लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन, ये सब कुछ डाल रहे होते हैं। और भी कई सारे इस्तेमाल पीवीसी के होते हैं, सुना होगा आपने ये बात समझ में आ गई? तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेजेस और इंपॉर्टेंस ऑफ लाइक केमिस्ट्री डेली लाइफ में। ये सब चीज़ें डेली लाइफ की हैं, जो आस पास हमें केमिस्ट्री दिख रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो यू कैन आंसर इट ईजिली। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई?